हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं हारुकी मुराकामी, जो कि एक जापानीज़ राइटर है, उनकी एक फेमस स्टोरी टोनी टाकाटानी के ऊपर। अब कहानी का सेंट्रल थीम क्या है? कहानी का सेंट्रल थीम है मैन की लाइफ में लोनलीनेस। कैसे एक मैन लोनली फील करता है, कैसे उस लोनलीनेस को महसूस करता है, इसके ऊपर कहानी है। अब कहानी स्टार्ट होती है एक शख्स के साथ जिसका नाम है शोज़ाबोरो टकीटानी। शोज़ाबोरो टकीटानी। अब ये जो आदमी है ये जापान में उस टाइम का है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। ठीक है, जिस टाइम पे अमेरिका ने हिरोशिमा पे अटैक किया था 1945 में, उसके अराउंड के टाइम पीरियड की कहानी है। ठीक है, तो जापान में पैदा हुआ शोज़ाबोरो और अब ये एक एडल्ट है। ठीक है, 18 साल से ऊपर का है और ये एक म्यूजिशियन है, ये जैज़ म्यूजिशियन है। ये बड़े बड़े क्लब्स में जाके बड़े बड़े वहाँ पे जो बड़े बड़े जो बार्स होते हैं वहाँ पे म्यूज़िक को प्ले करता है। ठीक है, और बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाता था। जो इसके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे उस पर इसकी पकड़ बहुत अच्छी थी, म्यूज़िक पे पकड़ बहुत अच्छी थी, तो बहुत फेमस होता है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उस टाइम पे कुछ ऐसे परिस्थितियाँ बन जाती हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि उसको जापान छोड़ के जाना पड़ता है चाइना, शंघाई। अब चाइना में जाता है, ये लेके कुछ नहीं गया था, बिल्कुल खाली हाथ पहुंचा था, सिर्फ अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके, एक बाजा सा होता है उसको लेके वहाँ पहुंच जाता है वो। अब वहाँ भी वो बहुत फेमस हो जाता है, बहुत जल्दी वो अपने म्यूज़िक के थ्रू लोगों में फेमस हो जाता है। साथ ही साथ वो नेटवर्किंग में बहुत स्ट्रॉन्ग था, लोगों से कनेक्ट करने में बहुत अच्छा था। ठीक है, तो उसका नाम बहुत हो जाता है, बहुत फेमस हो जाता है, बड़ा अच्छा म्यूजिशियन है, लोगों से अच्छे से बात भी करता है, नेटवर्क भी करता है, सब कुछ होता है, इसको शान शौकत शोहरत सब मिल जाती है। लेकिन क्या होता है, इसका एक ड्रॉबैक भी होता है। ड्रॉबैक ये होता है कि उस टाइम पे जापान ने चाइना पे अटैक किया था और उनके बीच में दुश्मनी थी, चाइना और जापान के बीच में। तो चाइना में जितने भी जापान से लोग आए हुए थे ना उस टाइम पे, और जो थोड़ा नज़र में आ रहे थे, फेमस थे, उनको उठा के वो जेल में डाल देते हैं। तो अभी जेल में होता है। अब धीरे धीरे जेल में इसके साथ के जो लोग होते हैं, साथ ही उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, गोली मार के उनको मार दिया जाता है। अब इसको लगता है कि यार मेरा ही मरने का टाइम आ गया, मैं ही मर जाऊँगा। जो शोज़ाबोरो है, ऐसा लगता है मेरा मैं ही मर जाऊँगा। बट इसको लाइफ में अपनी कोई रिग्रेट नहीं है, मतलब मरने से इसको कोई डर नहीं है। इसको लगता है जैसे मैंने ज़िंदगी जीनी थी, मैंने ज़िंदगी जी ली। जो वो जीना चाहता था, जैसे वो लाइफ वो समझता था कि ये तरीका है जीने का, वैसे वो जीता है और वो उससे खुश है। तो अभी आज उसको मरना पड़ रहा है तो उसे कोई गम नहीं है, तो डरता नहीं है और कहता है ठीक है, एक बार में गोली तो मारेंगे, झटके में पेन खत्म हो जाएगा, तो इतना मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तैयार होता है कि मरना पड़ेगा। बट चांस की बात होती है, ऐसी किस्मत होती है कि सबको मार दिया जाता है, इसके साथियों को। सिर्फ इसको और इसका एक और साथी होता है, वो बचते हैं, बाकी सबको मार दिया जाता है। किस्मत इसकी अच्छी होती है, ये बच जाता है, लेकिन इसको वापस अब चाइना छोड़ के जापान जाना पड़ता है। तो चाइना से वापस जापान में आ जाता है। अब थोड़ा एजेड हो जाता है तो उसको लगता है कि लाइफ में ठीक है, मैंने सब कुछ देख लिया, लेकिन अब मुझे सेटल होना पड़ेगा। तो उसको एक विमेन मिलती है और बॉन्डिंग ठीक बैठती है, ये शादी कर लेता है। शादी करता है, 1 साल बाद बच्चा होता है। तो अब जो बच्चा होता है उसका नाम है टोनी टाकाटानी, जिसके ऊपर एक कहानी है। ठीक है, अभी मैं इसके बाप की कहानी सुना रहा हूँ आपको, शोज़ाबोरो की। तो ये जो बच्चा होगा इसको शादी के बाद, उसका नाम टोनी टाकाटानी है। और जिसकी वाइफ होती है, वो प्रेगनेंसी होने के बाद 3 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो जो बच्चा होता है वो खाली उसका बाप है, ये शोज़ाबोरो है और वो बच्चा है। और बच्चे का नाम भी टोनी टाकाटानी क्यों रखा गया? क्योंकि उस टाइम अमेरिका का जापान में बड़ा इन्फ्लुएंस था। मैंने बताया था 1945 के बाद की बात है, जब बम फेंका गया था, उसके बाद की बात है जापान पे। तो अमेरिका का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। तो लड़के का नाम टोनी अमेरिकन नेम है और टाकाटानी ये जो है जापानीज़ नेम है, तो इसलिए ऐसे मिक्स करके नाम रखा गया। लेकिन होता क्या, ये जो बंदा है शोज़ाबोरो, ये ज़्यादा ध्यान देता नहीं है लड़के के ऊपर। ये अपनी जो उसकी लाइफ है वैसी रहता है, मतलब म्यूज़िक प्ले कर रहा है और अपनी ज़िंदगी मस्त है, ऐसे मतलब नहीं है बच्चे से ज़्यादा। लेकिन नेटवर्किंग बनाने बड़ा अच्छा था। तो वहाँ पे एक वेल्दी पैसे वाले आर्मी के ऑफिसर होते हैं, वो जो है टोनी टाकाटानी को कहते हैं कि मैं इसका गॉडफादर बनूंगा, मैं इसका पालन पोषण कर लूँगा। क्योंकि उनकी अच्छी दोस्ती थी शोज़ाबोरो से, और वो जानते थे कि जो उसका लड़का है ये उस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो आउट ऑफ कंसर्न कहते हैं शोज़ाबोरो से कि कोई बात नहीं, तुम्हारा लड़का जो है इसको पाल पोस के मैं बड़ा करूँगा, और वो उसको करते भी हैं।
ठीक है। अब टोनी टकाटानी जो है ये बचपन से ना एक लोनलीनेस महसूस करता था कि मदर की डेथ हो गई थी 3 दिन बाद ही, और जो फादर थे उसके, जो उसका बाप था, मैंने बोला था वो ध्यान देता नहीं था, उसको सिर्फ अपना लाइफ में अपने वो बिजी था, उसको मतलब नहीं था। तो एक लोनलीनेस तो महसूस वो बचपन से ही करता है टोनी टकाटानी। और फिर जब वो स्कूल जाता था तो जो बच्चे थे उसके नाम को लेके उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे नाम बड़ा अजीब सा, आधा अमेरिकन है आधा जैपनीज़ है, उसको बोलते थे हाफ ब्रीड है। तो खैर वो विद टाइम उसको समझ में आ गई, यूज टू हो गया था, तो वो बुरा नहीं मानता था लोगों की बात का, और वो चुप रहता था, ज़्यादा बोलता नहीं था, बिल्कुल चुप रहता था। लेकिन उसके अंदर एक खासियत थी, इंट्रोवर्ट था, चुप रहता था, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त ड्राइंग बनाता था। और वो ड्राइंग बनाता था बिल्डिंग्स जो हैं उनकी ड्राइंग बनाता था, जो बड़े बड़े वहाँ जो मैंशंस होते थे उनकी ड्राइंग बनाता था, बिल्कुल एक्यूरेट। मतलब बहुत लोग कहते थे कि जैसी रियल में बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं उससे बेटर बना देता है। तो उसका बहुत प्रिसीजन, हाथ बहुत उसका सेट था ड्राइंग बनाने में। तो इलस्ट्रेटर था ये। और जब 16-17 साल का हुआ, जब वहाँ पे जो और उसके साथ के बच्चे थे उनको तो समझ में नहीं आता ज़िंदगी में करना क्या है, इसने डिसाइड कर लिया था भाई मैं तो इलस्ट्रेटर ही बनूंगा। लोग कहते थे तुम इस चीज़ में जाओगे, पैसा नहीं है, ये नहीं है। कहता था जो भी है मेरी तो यही ज़िंदगी में तो यही करूँगा। तो वो उस रास्ते पर चल पड़ता है और वो एक ज़बरदस्त इलस्ट्रेटर बनता है, बहुत फेमस होता है वो, और उस पर पैसा आ जाता है, बहुत नाम, शान और शौकत, ठीक है, सब आती है। जैसे उसके फादर का बहुत नाम था म्यूज़िक में, ऐसी इसका नाम हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक जेनेटिक कंपोनेंट था आर्ट का, वो पास ऑन हुआ था उसके अंदर। तो पैसा बहुत आ जाता है उसके पास। अब बड़ा सा घर है अपना, खुद एक बड़ा बंगलो है, 2-3 उसके फ्लैट हैं, और इतना उसके पास पैसा आ गया था कि अगर ना भी काम करे तो भी उसका जो उसने घर वगैरह किराए पे चढ़ाए थे वहीं से पैसा आ जाता था, पैसा उस पर बहुत था। लेकिन जो उसकी लोनलीनेस थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। अभी भी उसकी लाइफ में कोई एक ऐसा दोस्त था नहीं, कोई भी ऐसा नहीं था। और इनफैक्ट क्योंकि अब वो बड़ा हो गया, 20-21 साल का है, तो भी उसकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं था जिससे वो बात कर सके। कोई फीमेल पार्टनर नहीं है, कोई मेल फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है। कहानी आगे जाती है, ये राउंड हो जाता है 35 साल के आसपास। तो ऐसे ही ये लोनलीनेस में अपनी ज़िंदगी काटता है, ठीक है। पैसा है, फेमस है, बट लोनलीनेस है लाइफ में, वो ख़त्म नहीं होती इसके अंदर से लाइफ में। तो 35 साल का हो गया है इसके, अब इसने बड़ा सा अपना ऑफिस भी खोल लिया, सब कुछ है इसके पास, और उसको लगता है शायद लोनलीनेस उसका एक वे ऑफ लाइफ है, वो यूज टू हो जाता है। लेकिन यहाँ से कहानी में चेंज आता है। कहानी में चेंज कैसे आता है? उसको एक लड़की मिलती है, लड़की अराउंड 20-21 साल की, ऐसे अराउंड 14-15 साल छोटी थी, लेकिन इमीडिएटली इसका कनेक्ट बैठ जाता है। ये पहले भी कहीं मिला था और लेडीज़ से, लेकिन उसका कनेक्ट नहीं बैठ पाया, वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पाया, बातों से उसको लगा कि यार कनेक्ट बैठ नहीं रहा है। बट इसके साथ इसका कनेक्ट बैठ गया, घंटों घंटों उससे बात करता था, 1 बार मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, इसको लगा यार सच में कनेक्शन बहुत बढ़िया है। तीसरी चौथी बार में उसको प्रपोज कर देता है शादी के लिए। वो कहती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तो कहता है ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बीतता है, उस लड़की का अपने बॉयफ्रेंड से भी कुछ झगड़ा हो जाता है और वहाँ उसका ब्रेकअप हो जाता है। तो वो उससे कहती है कि ठीक है मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। यहाँ शादी हो जाती है, दोनों की शादी होती है। इसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। जहाँ वो लोनलीनेस महसूस करता था, आज उसकी लाइफ में जो एम्प्टीनेस थी वो पूरी भर जाती है। तो बहुत खुश है, मतलब एकदम मैडली है लव में, ठीक है। और जो उसकी वाइफ है वो भी इससे बहुत प्यार करती है। तो दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, प्यार वगैरह सब कुछ है इनकी ज़िंदगी में। टाइम कटता है, थोड़ा और टाइम आगे जाता है। इसको अपनी वाइफ में एक स्ट्रेंज हैबिट नज़र आती है विद टाइम। और स्ट्रेंज हैबिट क्या थी? जो उसकी वाइफ थी ना, उसको शॉपिंग को लेके बहुत वो था, शॉपहोलिक थी, एक ऑब्सेशन था शॉपिंग का। मतलब इतना था कि सुबह वो निकल जाती थी घर से और शाम को घर आती थी, पूरा दिन वो शॉपिंग करती थी, पूरा दिन शॉपिंग करती थी। पैसा तो बहुत था, तो फ़र्क पैसे की कमी नहीं थी, तो पूरा दिन शॉपिंग करना। इनफैक्ट इतना हो गया था कि एक टाइम पे उसका बंगलो था बहुत बड़ा, टोनी टकाटानी का। तो उसके पूरे बंगलों में एक कमरा तो उसके सिर्फ कपड़ों से भरा था, पूरा कमरा उसका कपड़ों से भरा हुआ था, पूरा जो क्लोजेट है सारा कपड़ों से भरा हुआ था। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता गया, तो एक कमरा भी छोटा पड़ा, 2 कमरे, 3 कमरे, ठीक है। तो एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था, ऐसा लगता था कि पूरा जो बंगलो है उसके कपड़ों से ही भर जाएगा उसकी वाइफ के। तो इतने कपड़े हुए थे, मतलब शायद उसने इतने कपड़े, जूते, जो भी हो सकता है पॉसिबल सब उसके पास था। मतलब शायद अगर वो अगले 3-4 साल तक भी एक भी कपड़ा ना लेती तो दिन में 3 बार कपड़े बदल सकती थी, इतने कपड़े थे उसके पास, और जूते भी। तो एक बार ये लोग जाते हैं यूरोप घूमने, जापान की कहानी है, टोक्यो की। तो एक दिन ये यूरोप जाते हैं, टोनी और उसकी वाइफ। तो
वहाँ पे टोनी देखता है कि टोनी थोड़ा सा वैसा था, साइलेंट था, उसको नेचर वगैरह पसंद था, तो वो सोचता है कि मैं यूरोप में आया हूँ तो थोड़ा नेचुरल ब्यूटी देखूंगा, सीनरी देखूंगा। लेकिन जो उसकी वाइफ है वो वहाँ पे, क्योंकि फेमस है यूरोप में कई जगह ऐसी हैं आपकी, फ्रांस वगैरह, ठीक है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए, शॉपिंग के लिए बहुत फेमस है, बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम, बहुत अच्छे अच्छे शूज़, बहुत अच्छे अच्छे आउटफिट्स वहाँ मिलते हैं। तो उसकी वाइफ सारा टाइम वहीं बिता देती है। तो फिर क्या होता है, एक दिन डिनर पे जब वापस आते हैं तो डिनर पे टोनी टकाटानी उसको बहुत पोलाइट वे में बोलता है कि आई थिंक तुम्हारे पास शायद ऑलरेडी इतने कपड़े, इतने शूज़ और इतनी चीज़ें हैं कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, कि तुम्हें शायद और ज़रूरत ना हो। तो पोलाइट वे में बोलता है उसको। तो उसकी वाइफ को रिलेशन होता है, वो कहती है हाँ शायद तुम सही कहते हो, आई थिंक मुझे एक तरह का एडिक्शन हो गया है। कहती है मैं इसको कंट्रोल करूँगी। तो अगले दिन क्या होता है, वो जाती नहीं है शॉपिंग करने। नॉर्मली वो सुबह निकलती थी, शाम को आती थी शॉपिंग करके। अब वो शॉपिंग पे नहीं जाती। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो अपने आप को घर में बंद कर लेती है। वो कहती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी शॉपिंग करने। बट 5वें दिन उसको फिर एक अजीब सी बेचैनी होती है। वापस जो उसका एडिक्शन था वो किक इन करता है। तो ना फ़ोन करती है दुकान वाले को, शॉपकीपर को, कपड़ों वाले के, कि भैया ऐसा है, वो कपड़े कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा थे और ये मुझे फिट नहीं आ रहे, मैं चाह रही हूँ वापस कर लूँ। ठीक है, किसी तरह से बस वो चाहती थी कि बस वो किसी तरह कपड़ों की दुकान में पहुँच जाए। कपड़े लेगी नहीं, लेकिन किसी तरह बस वहाँ पहुँच जाए, ताकि जो अंदर से वो जो बेचैनी हो रही थोड़ी सी कम हो जाए। ये एडिक्शन सा था उसको। तो कहता है ठीक है, क्योंकि बहुत पुरानी कस्टमर है, बहुत वैल्यूबल कस्टमर है। तो कहता है कोई दिक्कत नहीं मैम आप आ जाइए, हम कपड़े आपके एक्सचेंज कर देंगे। वो चली जाती है। अब वहाँ जाती है, कपड़े एक्सचेंज करती है, देखती है सारे कपड़ों को। दोबारा उसको फिर वो एक महसूस होता है कि खरीद लूँ। ठीक है, वो जो एडिक्शन है वो वापस किक इन करता है, वो बेचैनी किक इन करती है, खरीद लेते हैं कपड़े, खरीद लेती हूँ। पर वो कंट्रोल करती है, लेके नहीं आती, सिर्फ कपड़े वापस करके आती है। गाड़ी में बैठ गई है, घर की तरफ आ रही है, रास्ते में रेड लाइट पड़ती है। अब रेड लाइट पर थोड़ी देर के लिए गाड़ी 1-2 मिनट के लिए रुक जाती है। कार में बैठी हुई है, तो उसको वापस फिर याद आता है, अरे एकदम थॉट आता है, अरे वापस जाना चाहिए, अरे वाली ड्रेस बहुत अच्छी थी, वाले जूते बहुत अच्छे थे, मैं कैसे उसको मिस कर सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए। तो कहती है हाँ वापस जाऊँगी। पर एकदम से थॉट आता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैंने प्रॉमिस किया है, मैं नहीं जाऊँगी। तो रेड लाइट पे होती है, जैसी ग्रीन होती है रेड लाइट वहाँ पे, तो एक्सीलेटर पे पैर दबाती है। तो जैसे एक्सीलेटर पे पैर दबाती है तो इधर से आगे गाड़ी भगती, उसकी गाड़ी कार चलती है, इधर से ट्रक आ जाता है, तो टक्कर हो जाती है। और इतनी भयंकर टक्कर होती है एक्सीडेंट में कि इसकी डेथ हो जाती है, लेडी की डेथ हो जाती है। अब टोनी टकाटानी है, उसके बाद मालूम पड़ती है कि उसकी वाइफ नहीं रही। बहुत दुखी हो जाता है। 1 हफ्ते तक बोलता ही नहीं है, आवाज़ ही निकलती है उसकी। 1 हफ्ते तक बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके बाद कई दिन तक तो जाके जो उसके कमरे थे, जिन 2-3 कमरों में उसके कपड़े थे, जूते थे, वहाँ जाके बैठ जाता था और घंटों बस बैठ के उसके कपड़ों को और उस रूम को देखता रहता था। फिर 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हफ्ता 10 दिन और हो गए। यही उसका था कि रोज़ सुबह उठेगा, कुछ खाने पीने की सुध-बुध नहीं है, कुछ नहीं है, बस जाएगा उस कमरे में, जाके बैठ जाएगा और बस उसके कपड़ों को देखता रहेगा, उस कमरे को देखता रहेगा। उसको महसूस करने की कोशिश करता है वो अपनी वाइफ को वहाँ पे। अब एक दिन क्या होता है, फ़ोन करता है, मतलब एक न्यूज़पेपर में ऐड निकाल देता है वो कि मुझे एक फ़ीमेल स्टाफ के लिए यहाँ पे अपने ऑफिस में एक लेडी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट वालों को फ़ोन करके बोलता है कि आप न्यूज़पेपर में ऐसा ऐड निकालो। तो ऐड निकल जाता है, करीबन 17-18 फीमेल आती हैं। उसमें से एक फ़ीमेल ऐसी होती है जो बिल्कुल उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हाइट है, साइज़ है, बिल्कुल उसकी वाइफ के जैसा होता है। तो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ और तुम्हें इतना पैसा दूंगा, और पैसा बहुत ज़्यादा दे रहा था। तो उसको भी समझ में नहीं आता लेडी को कि ये इतना पैसा मुझे दे रहा है, क्योंकि सिर्फ मेल वगैरह करने थे, कुछ इस तरह से कुछ काम था, छोटा मोटा काम था, ज़्यादा काम था नहीं। तो सभी समझ में नहीं आता कि ये सिर्फ इतने से काम के लिए मुझे इतना पैसा क्यों दे रहा है। उसको डाउट होता है, उसको लगता है कुछ गलत इंटेंशन तो नहीं है इस बंदे की। तो कहता है कि देखो मैम एक चीज़ है, वो बोलता है उसको, टोनी जिस लेडी को हायर कर रहा है, एक कंडीशन है मेरी। वो कहती क्या है बताओ, कि आप मेरे यहाँ पे काम करोगे जो 9 to 5, आपको कपड़े मेरी वाइफ के पहनने पड़ेंगे, और मेरी वाइफ के पास बहुत कपड़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ चल के। उसको समझ में नहीं आता लेडी को ये कैसी बात हुई। तो बताता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, बट मैं चाहता हूँ कि जब जितने टाइम आप यहाँ पे रहो इस ऑफिस में, आप उसके कपड़े पहन के रहो। समझ में नहीं आता उसको। वो कहता है एक बार कपड़े देख लो मेरी वाइफ के। तो वो लेके जाता है, और जैसे ही वो उस कमरे में एंटर होती है जो जहाँ पे कपड़े थे, वो देख के हैरान हो जाती है
क्योंकि वहाँ जो कपड़े थे वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के थे, बहुत रिच उसको थे, और वो जो लेडी थी वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थी, उसने इतने महंगे कपड़े कभी देखे नहीं थे। तो चेंज करती है और जैसे ही वो कपड़े पहनती है उसकी वाइफ के, शी स्टार्ट्स क्राइंग। ठीक है, मतलब एकदम से एक बहुत बड़ी खुशी उसको महसूस होती है कि इतने महंगे कपड़े उसने पहने, इतने रिच कपड़े, इतने ज़्यादा वैसे कपड़े हैं। ठीक है, मतलब शायद उसका ड्रीम था ऐसे कपड़े लेना कि कभी वो बहुत पैसा कमाएगी, कभी ऐसे कपड़े पहनेगी। बट आज जब वो कपड़े वो पहनती है, अपने आप को देखती है, तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू थे वो। अब टोनी बाहर होता है, वो तो उसको जब थोड़ा सा रोने की आवाज़ आती है हल्की फुल्की, तो आके देखता है, वो कहता है रो क्यों रहे आप? तो बताती है कि ये जो आपकी वाइफ के कपड़े हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही एलिगेंट है, ये तो मतलब बियॉन्ड मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो कहती है कोई बात नहीं, मैं कल से काम करने आ जाऊँगी। तो बोलता है कि ठीक है, आप यहाँ से 6-7 कपड़े ले जाओ हफ्ते भर के, कोट भी ले जाओ, शूज़ भी ले जाओ, आप आ जाना। वो चली जाती है। अब रात के टाइम वो दोबारा उसका कमरे में आता है, फिर देखता है सारे कपड़ों को उस कमरे में, फिर महसूस करने की कोशिश करता है अपनी वाइफ को। तो पता नहीं क्या उसको स्ट्रेंज थॉट आता है, फ़ोन बुला लेता है उसको, लेडी को। वो कहता है कि मैम आई एम सॉरी, वो आपको मैंने आज जो जॉब ऑफर दिया आप उसको कैंसिल कर दो। तो वो लेडी कहती है ये क्या हुआ, ये क्या बात हुई? समझ में नहीं आता, उसको बहुत स्ट्रेंज लगता है। वो कहती क्या बात है, क्यों कैंसिल करना है? वो कहता है आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, उस जॉब ऑफ़र को आप कैंसिल कर दो, और वो जो कपड़े मैंने आपको दिए थे वो आप रख लीजिए, और ये बात किसी को बताना मत। तो बहुत स्ट्रेंज लगता है उसको भी, लेडी को। खैर कुछ टाइम और निकलता है। अब वो ना जो टोनी टकाटानी है, वो एक उसको फ़ोन करता है जो कपड़े का बिज़नेस करता है। वो कहता है कि मेरे घर में इतने कपड़े जूते सब पड़े हैं, आप ले जाओ, और एक तरीके से फ्री में दे देता है उसको, या बहुत कम पैसों में दे देता है। तो घर खाली हो जाता है, अब वो कोई कपड़े नहीं थे, और अब वो रोज़ जाके वहाँ पे बैठेगा, उस कमरे में सिर्फ बैठता जाके, और वहाँ पे कुछ अब कोई कपड़े जूते कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी वो जाके वहाँ बैठ के अपनी वाइफ को महसूस करने की कोशिश करता है। फिर एक अजीब सी लोनलीनेस उसकी लाइफ में आ गई है, बहुत ज़बरदस्त लोनलीनेस आई है। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद उसको अपने फादर की याद आती है। जब उसको लोनलीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो कहता है कि शायद मैं अपने फादर से मिलता हूँ। तो फादर से मिलने आता है, जो उसके फादर थे शोज़ा बोरो। तो मालूम पड़ता है कि जो शोज़ा बोरो हैं, ठीक है, उनकी भी डेथ हो जाती है, शोज़ा बोरो की। कुछ टाइम बाद शोज़ा बोरो की भी डेथ हो जाती है। अब वो क्या करता है, जो फादर के पास उसके जितना भी सामान था, वहाँ पे ना बहुत सारी उस टाइम सीडी चलती थी, म्यूजिक गानों की सीडीज़ आती थी, और जो इंस्ट्रूमेंट्स थे पुराने जो उसने म्यूज़िक रखा हुआ था, सारा सामान ले आता है। भर भर के बड़े बड़े कार्टून बैग होते हैं सीडीज़ की, पुरानी सीडी, और म्यूज़िक प्लेयर्स और सारे इंस्ट्रूमेंट सब अपने फादर के ले आता है, और फिर वापस उस कमरे में अपने फादर के उससे भर देता है उसको, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और सीडी से, और रोज़ फिर वहाँ जाके बैठता था। अब वो अपने फादर को महसूस करने की कोशिश करता है। कुछ टाइम और बीतता है, फिर एक दिन पता नहीं क्या थॉट आता है, फ़ोन कर देता है एक म्यूज़िक वाले बंदे को कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरे घर पे इतना पुरानी सीडी पड़ी हैं और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, आप ले जाओ, और फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है। फिर रूम खाली हो जाता है, फिर घर खाली हो गया। अब फिर वो रोज़ जाके वहाँ बैठता है, और उस घर में, उस कमरे में वाइफ को, फादर को, उन पुरानी मेमोरीज़ को फील करने की कोशिश कर रहा है। और कहानी में एंड में दिखाया गया कि टोनी टकाटानी जहाँ से उसकी ज़िंदगी शुरू हुई थी वहीं एंड हो रही है, दोबारा लोनली फील कर रहा है। बचपन में भी लोनली था, पूरी जवानी एक तरह से लोनलीनेस में बीती थी, ठीक है, 35-40 साल का हो गया है, और वापस दोबारा लोनली हो गया है। तो लाइफ ने उसको जहाँ से शुरू किया था वहीं वापस लाके खड़ा किया है। तो ये थी मुराकामी की कहानी, जो मैन की लाइफ में एक डीप लोनलीनेस है उसको रिफ्लेक्ट करती है। आई होप ये कहानी आपको कुछ इंसाइटफुल लगी होगी। कहानी से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।